नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी कि हाई स्कूल का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय पढ़ रहे हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7895860757। पिछले वीडियो में हमने मॉड्यूल 3 यानी कि गतिमान वस्तुएं का यूनिट 10 बल और गति के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ वो टॉपिक क्या क्या थे। बल और गति यानी कि फोर्स एंड मोशन, संतुलित और असंतुलित बल। आज जो हम यहाँ पे इस वीडियो में आपके संग पढ़ेंगे वो है जड़त्व। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जड़त्व, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। आपने इस शब्द को सुना होगा कभी ना कभी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जड़त्व कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने किसी पेड़ की डालियों को तेजी से हिलाया होगा, कभी भी आप गए होंगे कहीं पे, कोई पेड़ को या उसकी डाली को आपने तेजी से हिलाया होगा तो उस पर लगे पत्ते और फल झड़ते हैं। ठीक है, जब भी आप पेड़ को हिलाएंगे, डाली को हिलाएंगे तो क्या होता है, उस पर लगे हुए पत्ते झड़ते हैं और अगर फल लगे हुए होते हैं तो वो भी झड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी कालीन को आपने डंडे से पीटा तो क्या होता है, घर में जो कालीन बिछी हुई होती है उसको अगर आप डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, उससे धूल के कण कालीन से अलग हो जाते हैं। यही तो होता है, अगर कभी भी आपको कोई चीज झाड़नी होती है तो हम डंडे से अगर उसे मारते हैं तो धूल के कण उस वस्तु से अलग हो जाते हैं, कालीन से अलग हो जाते हैं। अब आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है कि हमने पेड़ हिलाया, उसकी पत्तियां झड़ गई, फल झड़ गए, उसी प्रकार हमने कालीन को डंडे से पीटा तो धूल के कण उससे अलग हो गए। ऐसा होता क्यों है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा जो भी हो रहा है ये इस टाइप का कि पेड़ों के पत्ते अलग हो जाते हैं, फल अलग हो जाते हैं और कालीन से धूल अलग हो जाती है, तो इन सभी के पीछे एक ही कारण है, वो है जड़त्व, जिसे कि इनर्शिया बोलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जड़त्व होता क्या है, फिर हम आपको समझाएंगे कि कैसे जड़त्व काम करता है। कोई भी वस्तु, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अपने मूल अवस्था में ही रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व कहते हैं। तो अगर आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलते रहने की कोशिश करेगी और अगर वो रुकी हुई है तो रुके रहने की कोशिश करेगी। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है, यही जड़त्व है। ठीक है, तो यही जड़त्व है। जड़त्व के गुण को हम सरल क्रियाकलापों द्वारा भी समझ सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। ये देखिए, ये एक समतल सतह है, एक मेज है, टेबल है। ठीक है, ये देखिए, ये एक टेबल है सिंपल। इस पे हमने एक प्लेन पेपर रखा। ठीक है, एक प्लेन पेपर रखा हमने इसके ऊपर और इसके ऊपर हमने पानी से भरा हुआ मग रखा और पेपर को हमने देखिए खींच लिया। ये देखिए, पेपर को हम खींचते हैं लेकिन कप अपनी ही जगह पे बना रहता है, वो पेपर के संग खींच के नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कप ने अपनी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट हुआ, बस अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ उसकी, नहीं तो वो गिर जाता। अगर हम जैसे पेज खींचा था तो होना ये चाहिए था कि मग को भी उसके संग आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मग ने पूरा विरोध किया, पेपर तो उसमें से निकल गया लेकिन मग वहीं पे रह गया। तो ये आपको इससे समझ में आता है कि ये जड़त्व का एक एग्जाम्पल है कि कप ने अपने को विराम अवस्था में ही रखने की कोशिश करी, वो चला नहीं। अभी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक गाढ़ी सी चटनी है, कोई पदार्थ है गाढ़ा। ठीक है, तो हमने ये देखिए, ये हमने चम्मच टेढ़ी करी लेकिन ये पूरा पदार्थ एकदम से नीचे नहीं आया। ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखिए, तो यानी कि ये अपनी अवस्था में बने रहने की कोशिश कर रहा है, चम्मच पे ही लगे रहने की कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसे झटका देंगे, जैसे ही झटका देंगे ये तब अपनी अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये भी कोशिश कर रहा है अपनी ही अवस्था में रहने की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। क्या जड़त्व का कुछ द्रव्यमान से लेना देना है कि नहीं?
अब हम ये सोचते हैं कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर होता है, कि हम कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं क्या उन सब में समान तरीके से जड़त्व होगा। सभी वस्तुएं अपनी विराम अथवा गति की अवस्था में बदलाव का विरोध एक समान रूप से नहीं करती हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने आपसे अभी ऊपर पूछा कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सभी वस्तुएं अपनी विराम अवस्था तथा गति की अवस्था में बदलाव का विरोध बिल्कुल एक समान रूप से करती है कि नहीं करती है। तो इसका आंसर है एक समान रूप से नहीं करती है। ठीक है, सभी में जड़त्व एक समान नहीं होता है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। तो यहीं से हमें द्रव्यमान और जड़त्व का संबंध के बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहती हूँ कि जो भारी वस्तुएं होती हैं वो हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विरोध करती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भारी वस्तु होगी तो उसका विरोध ज्यादा होगा, हल्की वस्तु का विरोध कम होगा। अब हम जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा पीछे, एक हमने कप रखा पानी से भरा हुआ टेबल पे और नीचे उसके प्लेन पेपर रखा, प्लेन पेपर को हमने स्पीड से खींच लिया। तो अगर वो कप खाली होता तो वो खींच के पेपर के संग आ जाता और गिर जाता, लेकिन वो कप भरा हुआ था इसलिए वो पेपर के संग नहीं आया, हल्का सा मूव करा, उसके नीचे से कागज निकल गया, वो अपनी ही अवस्था में बना रहा। उसने अपने को गतिमान अवस्था में जाने का बहुत विरोध किया उसने, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा था। ठीक है, तो इस ढंग से इस चीज को आप समझिए। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है जड़त्व और द्रव्यमान का अगर संबंध के बारे में हम बात करें कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विरोध करेंगी। बिल्कुल सही बात है, भारी वस्तु को क्योंकि अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज्यादा विरोध कर रही है। इन प्रेक्षणों में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब आप सोचिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सोचिए और लिखिए अपनी अपनी कॉपियों में। तो हम यह कह सकते हैं कि द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। कैसे है? ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व, यानी कि ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा विरोध ज्यादा जड़त्व। ठीक है, तो हमने अभी जड़त्व को समझ लिया कि भारी वस्तुओं में हमेशा जड़त्व ज्यादा होगा अपेक्षाकृत हल्की वस्तुओं के, क्योंकि भारी वस्तुएं ज्यादा विरोध करेंगी अपनी अवस्था में परिवर्तन होने का हल्की वस्तुओं से। अब हम यहाँ पे इस जड़त्व को का उपयोग जो होता है हमारा वो न्यूटन के गति के पहले नियम को समझने में बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए हमने आपको जड़त्व के बारे में समझाया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन का गति का पहला नियम पढ़ते हैं पहले हम आज यहाँ पे। हर वस्तु अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। क्यों करती है? अभी हमने पढ़ा जड़त्व के कारण करती है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को समझने के लिए आप पहली एक लाइन देखिए कि हर वस्तु अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। ठीक है, गति की अवस्था में बदलाव मतलब अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में आने का, और अगर विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में जाने के लिए विरोध करेगी, एकदम से अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, एक विरोध के संग करेगी। न्यूटन ने इसे गहराई से अध्ययन किया और अपनी खोज को उन्होंने 3 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया जो हर वस्तु की गति पर लागू होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने इसे गहराई से अध्ययन किया कि जो वस्तुएं होती हैं वो अपनी गति की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है, इसका अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने गति के 3 नियमों के रूप में उसको प्रस्तुत किया जो कि हर प्रकार की वस्तु की गति पर लागू होते हैं। मतलब ये हो गया कि न्यूटन का गति के जो नियम है, 3 नियम जो हैं वो हर वस्तु की गति पर लागू होते हैं, चाहे वो वस्तु कोई भी हो। दुनिया में एग्जिस्टिंग जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पे लागू होते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। फिर से सुनिए, गौर से सुनिएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था मतलब विराम अवस्था हो गया, स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल उसकी अवस्था बदलने के लिए ना लगे। सिंपल, ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, या अगर वो सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में चल रही है तो वो उसी में बनी रहेगी। और कब तक बनी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई
असंतुलित बल उसकी अवस्था बदलने के लिए ना लगे। जब तक कि हम कोई और बाह्य बल उस पे ना लगाएं, बाह्य बल जो कि उसकी बल की अवस्था को असंतुलित कर दे, जिससे कि वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। देखिए एक बॉल सीधी रेखा में जा रही है तो कब तक चलती रहती है, जब तक हम उसको अपने हाथ से या बैट से ना रोकें। तो ये बैट हो गया हमारा असंतुलित बल। तो ये न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो यही कहता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब ये फिर से बता रहे हैं कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जो मैं अभी तक बार बार आपको बता रही हूँ वही सब है इसमें, कि वो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है हर वस्तु। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, और जो ये विरोध करने का गुण होता है इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व बोला जाता है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। इसी कारण न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सिंपल है, हमने जड़त्व इसलिए पढ़ा क्योंकि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो इस जड़त्व पर ही आधारित है और उसे जड़त्व का नियम ही कहते हैं। और जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, और इस विरोध करने के गुण को ही जड़त्व कहा जाता है। इसी कारण न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम ही कहते हैं। अगर जड़त्व आपको समझ में आ गया तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम पूरा उसके जड़त्व पर ही आधारित है। अब देखिए, ये आपने कभी महसूस किया होगा, आप बस में जा रहे हैं, बस चल रही है, आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस जब रुकी रहती है, ठीक है, देखिए अभी ये क्या हो रहा है, अचानक बस चलने पर पीछे की ओर गिरते हैं। अगर बस रुकी हुई है, आप बस में चढ़े, ठीक है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, बहुत बार होता है, सभी के साथ हुआ है ये। आप बस में चढ़े, ठीक है, आप बस में चढ़ गए, आप खड़े हैं डंडा पकड़ के ऊपर। तो जैसे ही बस अचानक से चलती है तो आप क्या होता है, पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, कभी आपने सोचा क्यों आप पीछे की ओर गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? आप देखिए, समझिए, आप खड़े हैं बस में, बस ने चलना शुरू करा। पहले बस विराम अवस्था में थी, अब बस ने गति पकड़ी, बस ने चलना शुरू किया। तो आपका जो नीचे का बॉडी पार्ट है वो तो बस के संग आगे की दिशा में जाता है, लेकिन जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है, जो आपका बॉडी का अपर पार्ट होता है, वो अपनी अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है। मतलब क्योंकि वो विराम अवस्था में थी बस, पहले आप भी विराम अवस्था में थे, तो आपकी बॉडी जो होती है वो अपनी पहले की अवस्था में बने रहने की कोशिश करती है, विराम अवस्था में रहने की कोशिश करती है। लेकिन वह बस जैसी अचानक चलती है तो बस के साथ आपके जो निचला हिस्सा होता है वो आगे की साइड मूव कर जाता है, जबकि आपका ऊपरी जो शरीर होता है वो पहले की अवस्था में ही रहता है, रहने की कोशिश करता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है और उसके पैर आपके आगे चले जाते हैं बस की गतिशील अवस्था के साथ, गतिमान होने के साथ, और आप जो होते हैं वो पीछे को चले जाते हैं, पीछे को गिरते हैं। आप इसलिए गिरते हैं, पीछे को गिरने का मतलब यह है कि आपका जो बॉडी होता है, अपर बॉडी होता है, वो पहले की अवस्था में रहने की कोशिश करती है, तो आप पीछे ही रह जाते हैं और निचला हिस्सा आपका बस के संग आगे चला जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला ये जड़त्व के कारण ही होता है, जो अभी हमने बताया था कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो उसी तरह जो इंसान का शरीर होता है वो भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन बस के चल जाने से पैर उसके आगे चले जाते हैं एकदम से, बॉडी ऊपर ही पीछे रहने की कोशिश करती है, तो आपको पीछे की साइड धक्का लगता है। ये देखिए एक और एग्जांपल सभी के संग हुआ है। बच्चे हैं आप, तो स्कूल में कभी स्कूल बस से जाते हैं या कहीं गए होंगे तो आपने महसूस जरूर किया होगा, नहीं किया होगा तो अब आप कीजिएगा जरूर। तो चलती बस के अब बस चल रही है, बस अचानक से रुकती है, ब्रेक लगता है, तो क्या होता है सोचिए, आप सोचने की कोशिश करिए आप, तो आप आगे की ओर झुकते हैं। अब आगे की ओर क्यों झुकते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट करके समझने की कोशिश करिए। अब बस पहले चल रही थी तो आपकी बॉडी भी बस के साथ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, पूरी बॉडी बस के साथ ही मूव कर रही है आगे की दिशा में। लेकिन जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तो बस रुक जाती है, लेकिन आपकी जो शरीर है वो क्या करेगा, बस तो रुक गई, लेकिन आपका जो शरीर है वो मूवमेंट की, वो गतिशील अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगा। तो वो भी आगे की ओर चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो आगे की दिशा में
बढ़ रहा है। लेकिन जो आपके पैर है, निचला हिस्सा जो है आपका, जो कि बस से लगा हुआ है, वो बस के संग एकदम से रुक जाता है। तो आपकी बॉडी तो पहले की अवस्था में ही रहती है, मतलब गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करती है, अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। मतलब ब्रेक लगाए तो उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकने का विरोध करती है, वो चलती ही रहती है और नीचे का हिस्सा आपका बस के संग रुक जाता है। तो आपको आगे की साइड धक्का लगता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो धन्यवाद। और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 7895860757। इस पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बेहिचक इस पर अपने मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।